नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमें ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस के फिनोमेना के बारे में क्या है पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस समझने से पहले हम डिफ्यूज़न प्रोसेस को पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोनों प्रोसेस के बारे में। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कह लो या एक्टिविटी कह लो, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू। क्या किया, अब इस बिकर में इस वाल के साथ साथ क्या डाल दिया हमने, सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट क्या लिया हमने, वाटर। इस वॉल के साथ साथ क्या डाल दिया, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द, इस सॉल्यूशन को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए, इस सॉल्यूशन को क्या नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, और हमने क्या डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया। इससे दो लेयर बन जाएगी, नीचे क्या सॉल्यूशन, ऊपर क्या आपका सॉल्वेंट, और इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज जब हम इसको देखेंगे तो ये यूनिफॉर्मली सारा कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली सारा कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब इसका ब्लू होने का रीज़न क्या है, किस वजह से ये सारा क्या है ब्लू हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो कॉपर सल्फेट में कौन कौन से आयन है, कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है। मीन ये हमारा क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली ब्लू कैसे हुआ, ये यहाँ पे मूवमेंट हुई है। किसकी मूवमेंट हुई है, सोल्यूट के पार्टिकल कहाँ गए हैं, सोलवेंट के अंदर गए हैं। सोल्यूट के पार्टिकल कहाँ गए हैं, सोलवेंट के अंदर, और सोलवेंट के पार्टिकल कहाँ आए हैं, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस दोनों की क्या है, मिक्सिंग हुई है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, जिनमें दोनों ही पार्टिकल की क्या हुई है, मूवमेंट हुई है। सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में से कहाँ गए, सोलवेंट में, और सोलवेंट के पार्टिकल कहाँ आए हैं, सॉल्यूशन के अंदर आए हैं। तो स्पॉन्टेनियस क्या होगी, ये मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोला जाता है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ, स्पॉन्टेनियस वर्ड देखिए, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसको करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी, किसी बाहरी चीज़ की हमें क्या ज़रूरत ना पड़े, उस एक्सटर्नल फैक्टर की कोई ज़रूरत ना पड़े, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। तो डिफ्यूजन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग होगी किस किस की, सोल्यूट की और सोलवेंट की, सोल्यूट की एंड सोलवेंट की, टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। और कैसा मिक्सचर बन जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, इन विच सोल्यूट एंड solvent particles mix together to form a homogeneous mixture। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में इसके एग्जांपल है डिफ्यूज़न के, किसी घर के कोने में दिए हम अगरबत्ती लगा देते हैं तो उसकी स्मेल सारे रूम में फैल जाती है। तो क्या है, अगरबत्ती का धुआं एयर के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, सोल्यूट के पार्टिकल और सोलवेंट के पार्टिकल आपस में क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, अब इसी प्रोसेस को हम दूसरे वे से पढ़ते हैं, दूसरे वे से पढ़ते हैं। जैसे बिकर के हमने क्या कर दिए, दो पार्ट कर दिए। बिकर लिया और इसके दो पार्ट कर दिए, और इसमें एक साइड हमने क्या ले लिया, सोलवेंट। सोलवेंट क्या है हमारा, वाटर है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कैसा है, कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इस साइड हमारा। ठीक है, और बीच में ये हमने क्या लगाई हुई है, दैट इज नोन एज व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, एक टाइप की मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो क्या है,
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या करती है, अलाउ करती है, अपने अंदर से पास होने जाती है, पोरस है ये। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आगे देखेंगे दो टाइप की होती है, वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल के अंदर क्या आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स हैं, उनके आउटर स्किन के ऊपर के नीचे जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बट नेचुरल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिंथेटिक क्या है, जो मैन मेड है। सिंथेटिक क्या है, जो मैन मेड है, वो कौन सी होगी, सिंथेटिक सेमी परमेबल क्या होगी, वो मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल आते हैं सिंथेटिक के जो अंदर जो आते हैं एग्जांपल, परचामेंट पेपर है, सेलोफेन है, ये किसमें एग्जांपल आएंगे, सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल है। तो ये बीच में हमने क्या लगाई हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है, और इस बिकर के कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखिए क्या सीन। अब इसमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन की साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ध्यान से देखा जाए, ये सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो इसमें भी है, इस साइड से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। बट सॉल्वेंट साइड से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की साइड आने का रेट क्या होगा, मोर होगा। क्या होगा, मोर होगा, मीन ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में इस साइड सॉल्यूशन की साइड आएंगे, जिस वजह से सॉल्यूशन का जो लेवल है क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोला जाता है। ओस्मोसिस में क्या हुआ, मूवमेंट हुई है। मूवमेंट किसकी हुई है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड बोल दो, या फिर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल दो, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या फिर क्या कह दो, मोर कंसंट्रेटेड की ओर, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो क्या होता है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होती है किसकी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब जब ध्यान से देखा जाए, देखो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस साइड से भी यहाँ जा रहे हैं, बट सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के जाने का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से सॉल्यूशन साइड क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक लेस कंसंट्रेटेड और हाई कंसंट्रेटेड दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ध्यान रहे, अकेले सॉल्यूशन, यदि हमारे पास अकेला सॉल्यूशन, अलोन सॉल्यूशन है, उसका सिर्फ वेपर प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कब जनरेट होता है, जब 2 सॉल्यूशन कांटेक्ट में हो, 2 सॉल्यूशन क्या हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, और 2 सॉल्यूशन क्या हो, कांटेक्ट में हो, एक ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, एक लेस कंसंट्रेटेड हो, तब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जनरेट होता है। ऑस्मोसिस का फिनोमेना तब ही देखने को मिलेगा। अकेले सॉल्यूशन का तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस सिंपल सी प्रोसेस है, किसकी मूवमेंट होगी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, किस साइड से, सॉल्वेंट साइड से, या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। अब इसमें आप जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे एग लिया हमने, ठीक है, और एग की जो आउटर लेयर है उसको उतार के एग को, यदि ये एग हो गया, इसको कहाँ रख दिया हमने, वाटर के अंदर रख दिया, और दूसरा क्या लिया, एग को किस में रख दिया, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ बाहर देखो सॉल्वेंट है, और एग के अंदर भी क्या है, कुछ न कोई मटेरियल है, कोई फ्लूइड है, जिसकी कुछ ना कुछ क्या है, कंसंट्रेशन है। तो ये अंदर क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बाहर क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है। तो ये वाटर कहाँ चला जाएगा, ऑस्मोसिस के द्वारा। इसकी जो ये लेयर है, आउटर जो लेयर है, किसका काम करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। ये वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस को प्रोसेस के द्वारा क्या है, एग के अंदर चला जाएगा, और एग क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा।
अब NaCl सॉल्यूशन में रखोगे तो NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो इसके अंदर फ्लूइड है उससे क्या है, ज़्यादा है। अब ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, इसका मेटेरियल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे और एग क्या हो जाएगा, आपका श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और इस केस में क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस यहाँ से हम दो टाइप से बोल सकते हैं, एक जिसमें व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। अब इसमें देखो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या आए हैं, मेम्ब्रेन से बाहर आए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। और इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ गए हैं, आपके मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ गए, इसमें अंदर की ओर गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक्सोऑस्मोसिस क्या है, जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ आए, बाहर आए, आउटसाइड मूवमेंट हो तो क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। और जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या हो, इनसाइड हो, तो क्या बोलेंगे, उसको एंडोऑस्मोसिस कहा जाएगा। अब सिंपल सी बातें हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होगा। देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में तो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं होती, बट ऑस्मोसिस में किसकी जरूरत होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या होती है, जरूरत होती है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में देखो दोनों की मूवमेंट होती है, सॉल्यूट की भी मूवमेंट होती है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की भी मूवमेंट होती है। बट ऑस्मोसिस में सिर्फ किसकी मूवमेंट होती है, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन क्या होगा, ऑलवेज भी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने देखा कितने टाइप की है। आगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो टाइप की है, एक है नेचुरल और दूसरी क्या है, सिंथेटिक है। नेचुरल में हमने ये बताया, इसके अंदर वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन, जो आउटर स्किन के नीचे जस्ट जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो कौन सी होती है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे पिग का जो ब्लैडर है मोस्ट कॉमनली एनिमल मेम्ब्रेन है, यूज किया जाता है। और सिंथेटिक में क्या होता है, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आएगा, इसमें जो एग्जांपल्स हैं जैसे परचामेंट पेपर है, सेलोफेन है। परचामेंट पेपर सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज एसीटेट है कि जो मेम्ब्रेन है ये यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए देखिए एक एक्टिविटी है। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें क्या रख दिया, वाटर। क्या है, वाटर। इसके अंदर एक थीसल ट्यूब ली। ठीक है, इस थीसल ट्यूब के इस फेस के ऊपर यहाँ पे क्या बांध रखा है, यहाँ पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसके ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन लिया हुआ है, किसका, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन लिया हुआ हमने, शुगर सॉल्यूशन। ये क्या नाम है इसका, इसका जो फनल का जो नाम है थीसल फनल, THI। फनल इसका नेम है। अब यहाँ देखो बाहर क्या है, ये मेम्ब्रेन होगी, ये बाहर क्या आपका वाटर है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, लेस। और इसके अंदर ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है कौन सा है, शुगर सॉल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड है। अब ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, इस ट्यूब में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्यूब में जाना स्टार्ट होंगे ऑस्मोसिस के द्वारा, तो इस ट्यूब में लेवल क्या होना जाएगा, वाटर का लेवल, सॉल्यूशन का लेवल ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टेज पे आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अब रेट ऑफ एंटरिंग दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड रेट ऑफ लिविंग दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं उतने क्या आएंगे, फिर बाहर आते रहेंगे। इसलिए क्या है, ये जो एक कॉलम है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इस हाइट के द्वारा, इस हाइट का जो ये कॉलम बना है H हाइट का, ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा जो कॉलम बना है, इस कॉलम के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उस प्रेशर को क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको कौन सा प्रेशर कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है,
तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम set up due to osmosis. Hydrostatic pressure of the column set up due to osmosis is known as what? Osmotic pressure. तो osmotic pressure may be defined as the equilibrium hydrostatic pressure of the column set up due to the osmosis. तो ये जो कॉलम बना है जिसकी हाइट h है, ठीक है, ये जो कॉलम प्रेशर क्रिएट करेगा उस प्रेशर को क्या कहेंगे? हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब हाइड्रोस्टैटिक का मीन क्या हो? हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक मीन एट रेस्ट। ये क्या कॉलम आपका रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है ये प्रोसेस, हमें पता है ऑस्मोसिस के कारण अब जितना सॉल्वेंट जाना था इसके अंदर जा चुका, अब कॉलम की हाइट क्या होगी? फिक्स होगी। तो ये प्रोसेस क्या होगी? अब इक्विलिब्रियम पे है भाई, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितने इंटर करेंगे उस साथ में उतने क्या करेंगे? लीव करेंगे। इस कॉलम की हाइट अब चेंज नहीं होगी, इसलिए सारा सिस्टम किस पे है? अब इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू दैट कॉलम, अब ये कॉलम जो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, उस प्रेशर को क्या कहेंगे हम? दैट प्रेशर इज नोन एज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहेंगे इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। इसका अल्टरनेटिवली और पढ़ सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हम, जैसे क्या लें हम? एक बिकर लिया, ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या लिया हमने? सॉल्वेंट। क्या लिया? सॉल्वेंट, ठीक है। इस साइड क्या फिल कर लिया हमने? सॉल्वेंट को फिल कर लिया। यहाँ तक सॉल्वेंट को क्या कर लिया? फिल कर लिया, इस मार्क तक, मार्क M तक, ठीक है। और इस साइड क्या हमारा? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? ये पिस्टन। क्या लगाया हुआ है? पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस जब होगी तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर उठेगा। पिस्टन क्या होगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। और ये जो लेवल है इसका, सॉल्वेंट का लेवल यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट किस साइड आ जाएगा? सॉल्यूशन किस साइड आएगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किस प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ये पिस्टन कहाँ हो जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। अब क्या करें हम? सॉल्वेशन की साइड हम प्रेशर लगाते हैं। कितना प्रेशर लगाते हैं? ताकि ये जो सॉल्वेंट का लेवल क्या हो जाए? पहले वाले लेवल पे चला जाए। मार्क M तक फिल किया था हमने, तो सॉल्यूशन की साइड हम क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे ताकि क्या हो? सॉल्वेंट का जो लेवल है जो गिर गया था कहाँ तक चला जाए? वापस से M तक चला जाए। तो जो मिनिमम प्रेशर हमने सॉल्यूशन की साइड जो लगाया है, किस लिए लगाया है? ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की साइड ना आए। तो ये जो मिनिमम प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज नोन एज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, that must be applied to the solution side to prevent the entry of the solvent molecules. To prevent the entry of the solvent molecule is known as what? Osmotic pressure. उसको क्या कहेंगे हम? osmotic pressure कहेंगे। तो osmotic pressure क्या है? The minimum pressure that should be applied on solution side to prevent the entry of solvent molecules from solvent side to solution side। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन साइड की ओर हम जो प्रेशर लगाएंगे
मिनिमम एक्सप्रेशर जो लगाएंगे ताकि क्या हो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड में ना आ सके। तो इस साइड जब ये प्रेशर लगाएंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चले जाएंगे। और कब तक प्रेशर लगाते जाएंगे, जब तक ये सॉल्यूशन क्या है, जो सॉल्वेंट क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ जाए। ठीक है, मार्क एम तक हमने फिल किया था, मार्क एम पर सॉल्वेंट आते जाएगा तो ये प्रेशर नोट कर लेंगे, ये कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या होगा यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दे, तो इस साइड यदि हम क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दे तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर सॉल्यूशन की साइड लगाएंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे किस साइड से, सॉल्यूशन साइड से किस ओर मूव करेंगे, सॉल्वेंट की साइड की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की साइड प्रेशर लगा दे कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस फिनोमेना रिवर्स हो जाता है। अब क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मीन सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की ओर क्या जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे। तो वही तो ये RO सिस्टम जो घरों में वाटर प्योरीफाइड होता है, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। सी वाटर को भी प्योरीफाई किया जा सकता है इससे, जैसे डेजिलेशन ऑफ, क्या बोला जाता है इसको, दैट प्रोसेस इन्होंने डेसिलिनेशन ऑफ सो वाटर है, डेसिलिनेशन ऑफ सो वाटर इसको कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका सी वाटर है, ये होगी मेम्ब्रेन, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये क्या है, सी वाटर है। ठीक है, तो इस साइड क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे हम। ठीक है, इस साइड प्रेशर लगाएंगे कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे। सॉल्वेंट कौन इसमें, वाटर है, और सॉल्यूट कौन से, साल्ट डिजोल्व होते हैं इसके अंदर। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सॉल्वेंट की साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे, और धीरे धीरे ये सारा सॉल्वेंट कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इस प्रकार ये वाटर क्या हो जाएगा, आपका प्योरीफाई हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ए डिसिलेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। अब इसमें हम पढ़ते हैं इसकी एक्सप्रेशन, क्या पढ़ेंगे इसमें, एक्सप्रेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे लिखा जाता है, दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर पाई। किससे लिखा जाता है, दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर पाई। तो ये पाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। एंड आल्सो इट इज फाइंड दैट पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी इज व्हाट, द टेम्परेचर। क्या है, टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब पाई, इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा सी। ठीक है, आर, आर क्या है यहाँ पे, दैट इज नोन एज व्हाट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को क्या है, मोलारिटी के टर्म में हमने लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दैट इज इक्वल टू आर टी। पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मिलती हुई है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज द गैस इक्वेशन, और पाई वी इजिकल टू एन आर टी। पाई यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब ये रिलेशन लिखेंगे जब हम पाई वी इजिकल टू एन आर टी, तो पाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड अपॉन एन। एन इज बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट,
किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे, वो कौन सी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है ये। ठीक है, तो इस प्रकार पूछ लिया जाता है वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने जस्ट रिलेशन लिखना और बता देना पाई की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नथिंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसके अंदर ये। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या निकालना, हमने मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। ठीक है, तो ज्यूम करते हैं जैसे W2 मास है किसका, मास ऑफ सोल्यूट, W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, किसका मास है, सोल्यूट का जो मास है, और M2 क्या है, दैट इज मोलिकुलर मास। किसी सॉल्यूशन में W2 ग्राम डिजोल्व किए हैं, सॉल्यूट का कितना डिजोल्व किया, W2 ग्राम डिजोल्व किया हुआ है, तो पाई किसके इक्वल हमारा, अभी हमने पढ़ा पाई इज इक्वल टू वट, पाई इंटू वी इज इक्वल टू NRT। तो पाई इंटू वी, एन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, दैट इज वट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिख दें यहाँ पे, W2 बाई M2 इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से M2 किसके इक्वल हो जाएगा, W2 R क्रॉस T डिवाइड बाय क्या आएगा, पाई क्रॉस V। तो यदि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता हो सॉल्यूशन का, वॉल्यूम पता हो, गैस सॉल्यूशन कांस्टेंट पता हो, टेम्परेचर और गिवन मास, कितना मास सॉल्यूट का डिजोल्व किया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली ये मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, इनके मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, बट मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए क्या है, इस मेथड का क्या यूज किया जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते इन मैक्रोमोलिक्यूल के लिए, क्योंकि हायर टेम्परेचर में प्रोटीन्स का क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाती है, डिकम्पोज हो जाते हैं हायर टेम्परेचर के ऊपर। इसलिए ये मेथड किसके लिए है, मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन और मोलिकुलर्स के जो मोलिकुलर मास निकालने होंगे, तो इस मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। ठीक है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ऐसे सॉल्यूशन जिनका क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। सच ए सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, which have same osmotic pressure at the same temperature, which have isotopic solutions are those solution which have same osmotic pressure at same temperature। सेम टेम्परेचर पे क्या हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, मान लिया एक का पाई 1 इज इक्वल टू C1RT, दूसरा क्या है पाई 2 इक्वल टू C2RT। ठीक है, एक की कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे की C2 है। अब ये दोनों आइसोटोनिक है, तो क्या होगा, पाई 1 किसके इक्वल होगा, पाई 2 के इक्वल होगा। तो पाई 1 की वैल्यू C1RT और पाई 2 की वैल्यू क्या है, C2RT। सेम टेम्परेचर पे लिए हैं, RT से RT कट गया तो C1 किसके इक्वल आ गया, C2 के। तो मतलब क्या हुआ, यदि आइसोटोनिक यदि सॉल्यूशन है तो उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी, उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। इस टाइप के सॉल्यूशन को कौन सा बोलते हैं, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जो सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे जिनका क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, उनको क्या कहेंगे, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन भी क्या होती है, इक्वल होती है। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत अच्छे से। जैसे एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, क्या है ये न्यूमेरिकल, जैसे 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोस C12H22O11, इसका क्या है, 4% सॉल्यूशन है। जो आइसोटोनिक है 3% सॉल्यूशन ऑफ इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक
विद 3% सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। किसी कंपाउंड है, कोई अननोन कंपाउंड है, उसके 3% सॉल्यूशन के साथ क्या है ये, दैट इज आइसोटोनिक। ये क्या है, आइसोटोनिक है। तो हमें क्या है, इस अननोन कंपाउंड का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, मोलर मास हमें निकालना है, ठीक है। अब ये 4% का मीनिंग क्या हुआ, 4 ग्राम प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो 4 ग्राम प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml के अंदर, सॉरी 4% का मीनिंग क्या हुआ, 4 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml के अंदर। तो 100 ml में इतना है, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर लीटर में इसको लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम, 30 ग्राम पर लीटर। ये क्या आ गया, हमारी स्ट्रेंथ आ गई, क्या आ गई, स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर जब भी आता है क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। अब मोलैरिटी क्या होगी, देखो मोलैरिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ को यदि हम किससे डिवाइड कर दें, मोलर मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाता है, मोलैरिटी बन जाती है। तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 40 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर है। इसका मोलर मास देखो कितना होगा, जो सुक्रोज का जो मोलर मास है वो कितना होगा, दैट विल बी 342। इसको 342 से डिवाइड करते ही ग्राम पर लीटर की जगह क्या बन जाता है, ये मोल पर लीटर बन जाता है। सिमिलरली 30 को यदि मोल हम क्या मान लेते हैं, इसका मोलिकुलर मास m मान लेते हैं, तो क्या हो गया, ये भी ग्राम पर लीटर हो गया। अब दोनों सॉल्यूशन में क्या बताया हमने, आइसोटोनिक है। अब आइसोटोनिक है तो क्या होगा, दोनों की क्या है, कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। 40 डिवाइड बाई 342 दैट मस्ट बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई m। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, और m की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। दैट विल बी, ये m की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 256.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास आ जाएगा किसका, सब्सटेंस का। तो हमने इसमें जस्ट लगाया क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन को क्या किया, अप्लाई किया है। अभी 2 सॉल्यूशन है, दोनों की यदि आइसोटोनिक है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब पढ़ते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसके अंदर साल्ट क्या है, डिजोल्व हुए होते हैं, और उन साल्ट की वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.9% NaCl सॉल्यूशन। कितना, 0.9% NaCl सॉल्यूशन, 0.9। तो जो ब्लड हमारा जो प्लाज्मा है उसकी जो कंसंट्रेशन है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्वल होती है इसकी ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन। अब क्या होता है, यदि हम रेड ब्लड सेल RBC, रेड ब्लड सेल को 0.9% NaCl सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा, ये रेड ब्लड सेल इसके साथ क्या है, आइसोटोनिक। 0.9% NaCl solution is 0.9% NaCl solution is isotonic with रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के साथ क्या होता है, ये आइसोटोनिक होता है, ठीक है। तो 0.9% NaCl सॉल्यूशन रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। तो आरबीसी इसमें ना ही क्या करेगी, स्वेल करेगी, ना ही क्या करेगी, श्रिंक करेगी। अब क्या करेंगे, आरबीसी सेल्स को, इन आरबीसी सेल्स को सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% NaCl से क्या है, लेस है। ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% NaCl से क्या है, लेस है। अब इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% है। तो बाहर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, अंदर कंसंट्रेशन सेल में क्या है, हाई है। तो ऑस्मोसिस के द्वारा सॉल्वेंट इसके अंदर जाएगा, सॉल्वेंट इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ट्रिगर। क्या बोलते हैं, ट्रिगर। और इस प्रेशर के कारण क्या सेल क्या होगी, स्वेल करना स्टार्ट करेगी और सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस। और इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैव कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% ऑफ NaCl।
ऐसे सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% ऑफ NaCl से क्या है, लेस है। और जब भी इसमें आरबीसी को रोकेंगे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, आपकी ब्रस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आरबीसी हमने ऐसे सॉल्यूशन में पुट कर दी जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% ऑफ NaCl से क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ कंसंट्रेशन 0.9% है तो मीन क्या होगी, यहाँ लो होगी, यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। अब सॉल्वेंट ऑस्मोसिस के द्वारा कहाँ आएगा, बाहर आएगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपर मीन ज़्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% ऑफ NaCl से क्या हो, ज़्यादा हो। और ऐसे सॉल्यूशन में जब आरबीसी को रोकेंगे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ट्रिगर क्या था, ट्रिगर क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ट्रिगर, द प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण सेल के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रिगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगभग है ऑस्मोसिस के बारे में, लगभग ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। अब इसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, देखिए प्लांट की ग्रोथ है, सिंपल सी बातें उसमें, प्लांट की ग्रोथ है, वाटर की मूवमेंट है पौधों के अंदर, वो भी किसी वजह से ऑस्मोसिस की वजह से होता है। और ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स है, वो भी किस वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, रैपिड ग्रोथ है, जर्मिनेशन ऑफ सीड है, ये कुछ बातें हैं जो सारी किसी वजह से होती है, ऑस्मोसिस की वजह से होती है। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट जो है, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ईजी है, एक टाइप का मैंने बता ही दिया आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे। बाकी क्या है, सिर्फ फॉर्मूला गिवन है आपको, पाई इक्वल टू CRT, जो वैल्यूज आपको सिर्फ पुट करनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, दोनों को एक साथ क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।